अगर आप अपने आप को टेक्नोलॉजी से रिलेट करेंगे तो बहुत कुछ हासिल कर सकेंगे। नया नॉलेज, नई स्किल आपका इंतजार नहीं करेगी। अगर आपने उसको नहीं पकड़ा तो आपकी ट्रेन छूट गई। और फिर आपकी तालीम की डिग्री और वो काम जो आपने सीखे हैं, जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो यू आर द आउटस्टैंडिंग। कि मैंने कैसे अपने आप को डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके जाना, कि आपने अपना एक मुस्बत इमेज बिल्ड करना है, ताकि मेरी ख्वाहिश पैदा हो कि मैं आपके साथ ताल्लुक जोड़ूं। जितना लिखेंगे उतना लिखने में ब्यूटी आएगी, जितना बोलेंगे उतनी आपकी ब्यूटी आएगी, जितना आप प्रेजेंट करेंगे चीज़ों का, आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। हम सब का डायलेमा है, हमें पता नहीं होता कि हमने करना क्या है। या हमने अपने माँ बाप की आवाज़ें सुनी होती हैं कि डॉक्टर बनना है, या हमने अपने माँ बाप की आवाज़ें सुनी होती हैं इंजीनियर बनना है, ठीक है, या हमने अपने माँ बाप की आवाज़ें सुनी होती हैं हमने फ़ौजी बनना है। ये 3-4 शोबे हैं जो हमारे माँ बाप हमारे अंदर फीड करते हैं। हमसे नहीं पूछा जाता कि हमने क्या करना है, हमें बताया जाता है कि आपने क्या करना है। और जो बताया जाता है उसके बारे में भी हमारे पास कोई अमली खाका नहीं होता। बस फ़ौजी जाना है, बस मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन पता नहीं होता कि वो जो इंजीनियर, डॉक्टर और फ़ौजी है वो कैसे बनता है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, और उसके बारे में हमें कोई अंदाज़ा नहीं होता। लड़कियों से पूछें तो उनको भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं पता होता। और हमारे घर वाले आम तौर पे, जो हमारे घर हैं, वो कहते हैं लड़की मैट्रिक कर जाए, FA कर जाए, BA कर जाए, चले उसके बाद इसका रिश्ता होगा, शादी करेंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। तो हम सब लोग जो है, अगर इस स्टेज पे, जिस स्टेज पे आज आप खड़े हैं, आपको नहीं पता कि आपने क्या बनना है, या रास्ते का आपको नहीं पता कि कहाँ जाना है, या आपने अपनी मंजिल का तयन नहीं किया हुआ कि हमने करना क्या है, तो इसका मतलब है कि आगे भी आपने आवारागर्दी करनी है। अब आवारागर्दी से मुराद ये है कि बस हालात पे छोड़ दें, जो नसीब में लिखा होगा वो हो जाएगा। खुद से कुछ प्लान नहीं करना, खुद से कुछ सोचना नहीं है, खुद से कोई सोच विचार नहीं करनी कि हमने करना क्या है। ना हम अपने आप से बात करते हैं, ना हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, ना हम अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, ना हम अपने टीचर से बात करते हैं। हालात पे छोड़ देते हैं। जैसे मौज की जो दरिया का जो मौजें होती हैं, या पानी की जो मौजें होती हैं, लहरें होती हैं, वो जैसे जैसे हमें आगे लेके जाना चाहेंगी हम चलते जाएंगे। खुद से हमारा कोई प्लान नहीं है। आप बेशतर बड़े लोगों से पूछें ना, मेरी उम्र के लोगों को, कि आप क्या बनना चाहते थे, तो वो बताएंगे कि हम ये बनना चाहते थे। उनसे पूछें आप ये जो बनना चाहते थे अब क्या है, तो वो मुख्तलिफ होगा। यानी जो बनना चाहते थे वो नहीं है, जो बन गए हैं वो कुछ और है। उसकी वजह क्या है? कोई ख़ास प्लानिंग नहीं है, कोई ख़ास सोच विचार नहीं है। तो हमारी जो ज़िंदगी में बतौर तालिब इल्म जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम सोचते कम हैं अपने मुस्तकबिल के बारे में, और अगर सोचते हैं तो ख्वाब देखते हैं। उन ख्वाबों को कैसे पूरा करना है उसके लिए हमारे पास कोई खाका नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, कोई प्लान नहीं है कि कैसे हमने इन चीज़ों को लेके चलना है। बस ख्वाहिश है, ख्वाब है, या बिल्कुल ही ख्वाब नहीं है। तो फिर ऐसे में हमारा कैरियर जो है, हमारा जो फ्यूचर है, वो कैसे बिल्ड होगा, कैसे बनेगा? एक सवाल अपने आप से कीजिए ना, कि अगर आप कोई बहुत ज़्यादा प्लान नहीं करेंगे तो फिर आपका जो फ्यूचर है वो कैसे बनेगा? बस वो हादसाती तौर पे बन जाएगा। आपकी लॉटरी है, आपको जहाँ मौका मिलेगा आप काम मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आपकी किस्मत। अच्छा मिलेगा आपकी किस्मत, बुरा मिलेगा आपकी किस्मत, क्योंकि आपने कोई ख़ास बुनियादों पर ठोस प्लान नहीं किया। तो हमारी ज़िंदगी में जो प्लानिंग का पार्ट है, मनसूबाबंदी का, वो मिस है। अब उसके ज़िम्मेदार सिर्फ आप खुद नहीं हैं, उसके ज़िम्मेदार वालिदैन भी हैं, उसके ज़िम्मेदार टीचर्स भी हैं, और उसकी ज़िम्मेदार हुकूमत भी है, स्टेट भी है। अब टीचर की बस एक ही ऑब्जेक्टिव है, ये जो बच्चा इस क्लास में पढ़ रहा है ये पास हो जाए तो निकल जाए, बस। इससे ज़्यादा उससे कोई अब सरोकार नहीं रहा। टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ पास होने के दरमियान कहीं फंस के रह गया है। बच्चा कहता है कि ये टीचर इतना अच्छा है, और अगर ये पास कर दे मुझे अच्छे नंबरों से, तो बस मैं कहूँगा ये सबसे बेस्ट टीचर है।
बच्चा टीचर से लेना चाहता है इम्तिहान पास करने का तरीकाकार, टीचर बच्चे को देना चाहता है इम्तिहान पास करने का तरीकाकार। बीच में एग्ज़ाम आ गया है, बस ये एग्ज़ाम निकाल दे तो बाकी मकसद ही सारा फौत हो जाता है। अच्छा, अब एग्ज़ाम पास होना एक बात है, एग्ज़ाम पास हो के किस शक्ल में आप निकल कर बाहर आए हैं, क्या आपके पास नॉलेज है, क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है, क्या आपके पास सलाहियत है, क्या आपके पास मुस्बत एटीट्यूड हैं, क्या आपके मुस्बत बिहेवियर हैं, क्या मुस्बत आपके ऐसे कारनामे हैं जिसको आप बना के दिखा सकते हैं कि देखिए मैंने पढ़ा तो ये मुझे आता है। वो चीज़ें कहीं गायब होकर रह गई हैं। अभी देखिए, मैंने इस नौजवान बच्चे से पूछा कि आपने बनना क्या है, वो अपना नाम भी नहीं बता पा रहा कि मैट्रिक का स्टूडेंट है। अब ये नहीं है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस किसने देना था? पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, सोसाइटी ने। वो नहीं है इसके पास, लेकिन ये पास हो जाएगा, बेहतरीन नंबर से पास होगा, बेफिक्र है। लेकिन जब ये बाहर आएगा तो इस एक्सपोजर के साथ, जिस तरह से इसने अभी मुझसे बात की है, कोई इसको अपॉर्चुनिटी नहीं देगा, कोई इसको चांस नहीं देगा। क्योंकि हमें तो बोलने वाले लोग चाहिए, हमें तो खड़े रहने वाले लोग चाहिए, हमें तो शार्प किस्म के लोग चाहिए, हमें तो कॉन्फिडेंट किस्म के लोग चाहिए, हमें तो आउटस्पोकन किस्म के लोग चाहिए। वो कहाँ से आएगा आउटस्पोकन बोलना? जब तक आपकी क्लास ट्रेनिंग नहीं होगी, जब तक आपकी होम ट्रेनिंग नहीं होगी, जब तक आपकी कम्युनिटी ट्रेनिंग नहीं होगी। यही लड़का अभी अपने दोस्तों में बैठेगा तो बहुत गपशप मारेगा और खुलखुला के हंसेगा भी, गप्पे भी मारेगा, ऊंची आवाज़ में भी बात करेगा, सब करेगा। लेकिन जैसे ही ये फॉर्मल होंगे, इस तरह के बच्चे क्लासरूम में आएंगे तो बोला नहीं जाएगा। और ये हम सब का प्रॉब्लम रहा है, मुझ समेत। जब हम भी स्कूल में पढ़ते थे हमारे साथ भी यही होता था, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग नहीं थी स्कूल्स के अंदर उस तरह की। तो मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ, आप डिग्री की बुनियाद पे आगे नहीं जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। डिग्री तो बहुत से लोगों के पास है। मेरे स्टूडेंट्स जो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कई 100 बच्चे जो हैं वो वहाँ से डिग्री लेके निकलते हैं। नौकरी 5-6 लोगों को ही मिलती है, 10 एक लोगों को मिलती है। वो 10 लोग जो हैं वो बाकी 90 से मुख्तलिफ हैं। उनको बोलना बहुत अच्छा आता है, उनको चलना बहुत अच्छा आता है, उनको अपनी प्रेजेंटेशन करनी आती है, वो कॉन्फिडेंट हैं, उनके नेट्स हैं, वो लोगों से काम करवा सकते हैं, सलाहियत होती है, कंप्यूटर चला सकते हैं, बहुत से काम उनको आते हैं जिसकी वजह से उनको प्रेफर किया जाता है। तो अपनी ज़िंदगी का बेटा एक असूल बना लें कि आपने सिर्फ निसाबी किताबों तक अपने आप को फोकस नहीं करना, आपने सिर्फ इम्तिहान पास करने की जद्दोजहद नहीं करनी। वो भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं है। इम्तिहान ज़रूर पास करें, लेकिन इम्तिहान पास करने के साथ साथ ऐसे काम करें जो आपको ज़रा मुनफरिद बनाए। ये डिजिटल दुनिया है ना, कंप्यूटर की दुनिया है, ये तो नॉलेज की दुनिया है ना। अब अगर आप मुझे कहें जी मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो ये तो आपकी फॉल्ट लाइन है ना। इसको दुरुस्त करना भी तो आप ही का काम है, किसी और का काम तो नहीं है। आपसे मैं कहूँ कि ज़रा गूगल करके ये सर्च करें, अगर आप नहीं करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। अब देखिए, मिसाल के तौर पे ट्यूशन्स हैं। आप जाते हैं किसी जगह पर, किसी एकेडमी में, वहाँ ट्यूशन पढ़ते हैं। अब ऑनलाइन ट्यूशन्स स्टार्ट हो गई हैं, विदाउट फीस, बग़ैर पैसे अदा किए बगैर आप ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं वो उस पर जा सकते हैं। उसमें आप जाके अपनी मैथमेटिक्स की, साइंस की, जो भी आप करना चाहते हैं लैंग्वेज को सीखने के लिए। अभी मैं देख रहा था, अंग्रेज़ी ज़बान सीखने के ऑनलाइन कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट कि अंग्रेज़ी ज़बान कैसे बोली जाती है और कैसे लिखी जाती है, इब्तदाई किस्म की बातचीत। अगर आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास मोबाइल है ऐप वाला, तो आप ये चीज़ें सीख सकते हैं, किसी ने आपको रोका नहीं है। आप ग्राफिक्स को सीख सकते हैं, डिज़ाइनिंग को सीख सकते हैं, यानी हर वो काम जो कंप्यूटर की दुनिया से रिलेटेड है वो आप सीख सकते हैं। आप कैमरा बहुत अच्छा चला सकते हैं, आप छोटी सी डॉक्यूमेंट्री 2-3 मिनट की वीडियोस अच्छी बना सकते हैं, आप उसकी एडिटिंग अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो बहुत से ऐसे काम जो आपको आने चाहिए आज के दौर में, अगर वो आप नहीं सीखेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। ये शौक आपके अपने अंदर पैदा होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है। अगर टीचर नहीं बता रहा, ना बताए,
उस्ताद पीछे रह गया है, रहने दे उसको। माँ बाप नहीं बता रहे, उनका वो एक्सपोजर नहीं है, आपका तजर्बा बाहर निकल के ज़्यादा है, तो आप अपने लिए खुद दुनिया बनाए ना, खुद मौके तलाश करें ना। ऐसे कौन से मौके हैं जिनका फ़ायदा उठा के मैं अपने आप को बेहतर इंसान के तौर पर एक प्रोफेशनली पेश कर सकता हूँ। कैसे मैंने अपनी कम्युनिकेशन को बढ़ाना है, कैसे मैंने अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को बढ़ाना है, कैसे मैंने अपनी राइटिंग स्किल्स को बढ़ाना है, कैसे मैंने अपनी स्पीकिंग पावर्स को बढ़ाना है, कैसे मैंने कंप्यूटर को सीखना है, कैसे मैंने अपने लिए वो जो डिजिटल है टेक्नोलॉजी है उससे सीखना है। ये सारी चीज़ें सीखेंगे तो आगे जाके आपके काम आएंगी, क्योंकि अब जो तालीम आ रही है और जो कैरियर आ रहा है वो सारा का सारा टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करता है। अगर आप अपने आप को टेक्नोलॉजी से रिलेट करेंगे तो बहुत कुछ हासिल कर सकेंगे। अगर आप अपने आप को टेक्नोलॉजी से रिलेट नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। अब तो टेक्नोलॉजी की दुनिया है, ठीक है ना। हम जिस ज़माने में रहते थे तो हमें अगर वो रिक्शा चाहिए होता था तो घर से 10 मिनट पैदल चलना पड़ता था, फिर मेन स्टॉप पे जाके वहाँ से रिक्शा मिला करता था, फिर उसे सौदेबाजी करनी पड़ती थी कि चलना है, वो कहता इतने पैसे लूँगा वो। अब आप ऐप के ऊपर बैठे बैठे घर के दरवाजे के ऊपर डोर स्टेप पे चीज़ें ले रहे हैं। तो दुनिया बदल गई है ना। तो जब दुनिया बदली है तो आप भी बदले। अगर आपने नहीं बदलना तो आप पीछे रह जाएंगे, दुनिया आगे चली जाएगी। वक्त आपका इंतज़ार नहीं करेगा, टेक्नोलॉजी आपका इंतज़ार नहीं करेगी, नया नॉलेज नई स्किल आपका इंतज़ार नहीं करेगी। अगर आपने उसको नहीं पकड़ा तो आपकी ट्रेन छूट गई। जिसने उसको पकड़ लिया उसने ट्रेन को पकड़ लिया। तो अब ये कोई मुश्किल काम नहीं मैं आपको बता रहा, बहुत छोटे छोटे काम हैं जो आप सीख सकते हैं। और फिर आपकी तालीम की डिग्री और वो काम जो आपने सीखे हैं, जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो यू आर द आउटस्टैंडिंग, उसके मुकाबले में जिसके पास सिर्फ डिग्री है बाकी कुछ नहीं है। तो दोनों में बैलेंस करें, देखें कि कौन कौन से नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, कहाँ कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कौन कौन सी चीज़ें हमें सीखनी है। अगर हम नहीं सीखेंगे तो पीछे रह जाएंगे। एक बात, फिर हम निसाबी किताबें बहुत पढ़ते हैं क्योंकि हमने इम्तिहान पास करना होता है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। हम दूसरी किताबें नहीं पढ़ते, उसके बारे में हमारा अगर हम पढ़ना चाहें तो घर वाले भी मारते हैं, फालतू वक्त क्यों बर्बाद करते हो। टीचर्स को भी नहीं पसंद आता कि बच्चा जो है निसाबी किताब के हट के कोई दूसरी किताब पढ़ना शुरू कर दे। वो टीचर जब देखता है उसके हाथ में दूसरी किताब है तो वो डांटना शुरू कर देता है। याद रखिए, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो इल्म है, जब तक आप निसाबी किताबों से जान नहीं छुड़ाएंगे, यानी निसाबी किताबें तो पढ़नी है ना क्योंकि आपने एग्जाम पास करना है, उसके अलावा दूसरी किताबें अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके अंदर कोई निखार पैदा नहीं होगा। देखिए, निसाबी किताबों की जो मुद्दत है ना वो 1 साल की होती है। 1 साल के बाद दूसरी किताबें आ जाती ना, फिर उसके बाद अगले साल की किताब आ जाती है। अब मेरी उम्र में अगर मुझे कहा जाए कि सुबह आपने मैट्रिक का एग्ज़ाम देना है तो मैं फेल हो जाऊंगा, लिख के देता हूँ आपको। मुझे तो याद भी नहीं मैट्रिक की बातें क्या थी, बगैर पढ़े हुए मैं फेल हो जाऊंगा, मैं मैट्रिक का एग्ज़ाम नहीं पास कर सकता। इसका मतलब है कि उसकी मुद्दत वहीं थी मैट्रिक तक की, अब की मुद्दत आज के दिन से जुड़ी हुई है। तो निसाबी किताबों की मुद्दत है 1 बरस, जबकि दूसरी किताबों की मुद्दत है ताहयात। उसमें नया इल्म आएगा, नई जिद्दत आएगी, लेकिन आपको याद है शायरी, ड्रामा, फ़लसफ़ा, मज़हब, तारीख़, ये बातें याद है। तो अपने अंदर ये शौक़ पैदा करें कि आपने निसाबी किताबों के साथ साथ महीने में 2 किताबें और भी पढ़नी है। कोई भी जो आपके पसंदीदा मौज़ूआत हैं, किताब ज़रूर पढ़ें। और अब किताब पढ़ने के लिए किताब होना भी ज़रूरी नहीं रहा। आप ऑनलाइन जाएं और वो लगाएं टूटी कान में सुनने वाली, ठीक है ना, और वहाँ पे बैठ के ऑडियोज़ में किताबें सुनें। अब तो सारी किताबें ऑडियोज़ में आ रही हैं बेटा, वीडियोज़ में आ रही हैं। और इतनी मोटी किताब जो है उन्होंने आधे घंटे के अंदर समरी जो है वो बस आपको बतानी है कि इस किताब के अंदर मेन चीज़ें क्या हैं। तो किताब पढ़ना तो अब मुश्किल नहीं रहा, आप सुन लें। आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी लें। अंग्रेज़ी की किताब को उर्दू में सुनना चाहते हैं तो वो भी सहूलत नेट के ऊपर अवेलेबल है। उसमें लिखा हुआ है कि फ़लाँ लैंग्वेज में ये किताबें मौजूद हैं, आप वो उसको ऑन करें, वो लैंग्वेज वाली लगा लें किताब जो आप सुनना चाहते हैं।
लेकिन ये नहीं हो सकता कि किताब पढ़े बगैर आप बड़े आदमी बन जाएंगे। हमारे यहाँ बच्चे अखबार ही नहीं पढ़ते, बड़े नहीं पढ़ते तो बाकियों ने क्या पढ़ना है। मैं मीडिया के तालिब इल्मों को पढ़ाता हूँ, वो अखबार ही नहीं पढ़ते, जाना चाहते हैं मीडिया के अंदर। आप अखबार पढ़ेंगे तो आज आपको पता चलेगा कि आज की टॉप खबरें क्या हैं, आज मुल्क में हुआ क्या, यानी कल क्या हुआ था। हम अखबार भी नहीं पढ़ते, अखबार हमने नहीं पढ़ना, किताब हमने नहीं पढ़नी, ठीक है। और उसके बाद हम ये दावा करें कि हमारे पास नॉलेज बहुत है और इल्म बहुत है, कैसे आएगा? किताब को पढ़े बगैर कभी इल्म आ सकता है? अखबार को पढ़े बगैर कभी इल्म आ सकता है? टीचरों से डिस्कशन किए बगैर कोई इल्म आ सकता है? दोस्तों से गपशप किए बगैर कोई इल्म आ सकता है? नहीं आएगा। तो हम वो तकाजे ही नहीं पूरा कर रहे जिससे इल्म हासिल किया जाता है। हम पीछे रह गए हैं। हमारे मुकाबले में दूसरी दुनिया के बच्चे बहुत तेज़ी से आगे ग्रो कर रहे हैं, हम पीछे रह गए। हमारे पास डिग्रियां हैं, उन स्किल नहीं। फिर हमें ये नहीं मालूम कि जो हमारे एटीट्यूड हैं, रवैये, ये कितना हमें सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने के लिए, और कितना ये हमारे लिए चैलेंज बन जाते हैं पीछे छोड़ने के लिए। अगर पढ़ना आपकी आदत नहीं है तो आप नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना आपकी आदत है तो आप पढ़ेंगे। खेल कूद आपकी आदत है तो आप खेलेंगे, खेल कूद आपकी आदत नहीं है तो आप नहीं खेलेंगे। तो जब नहीं खेलेंगे तो मेडिकली आप फिट नहीं रहेंगे। थोड़े अरसे बाद आपके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, फलां जगह पे दर्द है, पैदल चला नहीं जाता, फलां जगह पे ये नहीं होता, फलां जगह पे ये नहीं होता, क्योंकि आपका जो बॉडी है वो एक स्पोर्ट्समैन की बॉडी नहीं है, चलने वाली बॉडी नहीं है, हरकत में लाने वाली बॉडी नहीं है, ठीक है ना। तो हम अच्छे वो शौक भी नहीं रखते कि हमें अपने आप को फिट रखना है। दवाइयाँ तो आप उस वक्त खाते हैं बेटा जब आप अपने आप के अंदर से फिट नहीं होते। सवाल ये कि दवाइयों की नौबत क्यों आती है, कभी इस पर भी सोचिए ना। अगर आप फजूल किस्म के खाने खाएंगे तो फिर दवाई की ज़रूरत पड़ेगी, भूखे रहेंगे तो दवाई की ज़रूरत पड़ेगी, वॉक नहीं करेंगे, स्पोर्ट्स नहीं करेंगे तो दवाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे एटीट्यूड में अपने आप को हेल्दी रखना वो भी नहीं है। या हम इधर के शिद्दत पसंद हैं और सोते रहते हैं, या इधर के शिद्दत पसंद है पढ़ते ही रहते हैं। कहीं बैलेंस नहीं है हमारी ज़िंदगी में। पढ़ना भी है, खेलना कूदना भी है, सोना भी है, खाना भी है, दोस्तों से मिलना भी है, फैमिली में भी टाइम देना है, ठीक है। ये सब चीज़ें पैकेज है ना। एक चीज़ करेंगे तो वो नहीं होगा। मैंने बहुत से बच्चों को देखा, पढ़ाकू जिसको हम कहते हैं, बच्चे 24 घंटे पढ़ते रहते हैं, कभी नज़र रह जाती है, कद छोटे रह जाते हैं, ठीक है ना। स्पोर्ट्स नहीं है लाइफ में, और वो बाज इतना खेलते कूदते हैं कि उनके पास इल्म नहीं होता, वो खेल कूद के मास्टर होते हैं। तो अपनी लाइफ में बैलेंस पैदा करना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ को सीखना है, हर चीज़ को टाइम देना है। 8 घंटे सोना है आपने, 8 घंटे की नींद इंसानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। या तो आप 12-12, 14-14, 16-16 घंटे सोते हैं, या आप सोते नहीं हैं। बच्चे मुझे कह देते हैं जी हमें नींद नहीं आ रही, क्योंकि हमने वो आदत नहीं अपनाई अपने अंदर। फिर हमें प्रॉपर ड्रेसिंग करनी नहीं आती, कौन से कपड़े कहाँ पहन के जाने हैं, साफ सुथरे कपड़े, कैसे बाल बनाने हैं, हमें कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, वो हमें नहीं आता। तो अब आपके एटीट्यूड्स निकल के आ रहे हैं, आप सपोर्टिव नहीं हैं। मैं आपसे मदद मांग रहा हूँ, आप बड़े करख्तगी से मुझे कह रहे हैं या कह रही हैं कि कोई मदद नहीं करूँगी। आप सपोर्टिव नहीं हैं, आप दूसरों की मदद करने में कंजूसी का मुजाहरा करते हैं, आप अच्छे दोस्त नहीं हैं, अच्छे कुलीग नहीं हैं। मैंने आपसे मदद मांगी है तो आपने मुझे उस तरह से मदद नहीं की जो कि अच्छे दोस्त को करनी चाहिए थी। आपकी ज़बान इतनी अच्छी नहीं है कि आप लोगों को मुतमईन कर सकें। आप अपनी ज़बान से ऐसे अल्फाज अदा करते हैं जो किसी की दिल आज़ारी का सबब बनते हैं, किसी की तज़हीक करते हैं तनकीद के नाम पे। करनी तनकीद होती है और आप उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो आपके एटीट्यूड जो है
वो पॉजिटिव नहीं है। जब आपके एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है तो फिर आप पॉजिटिव तरीके से चल ही नहीं सकेंगे। अब ये एटीट्यूड आते हैं आपके घर के माहौल से, ये एटीट्यूड आते हैं आपके तालीमी इदारों के माहौल से, ये एटीट्यूड आते हैं आपकी कम्युनिटी के माहौल से, जहाँ आप खेलते कूदते हैं दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि वो जो एटीट्यूड है, आप सबको पता है ना कि अच्छा इंसान कौन होता है, आपने पढ़ा हुआ है। जो सच बोलता है, जो झूठ से गुरेज करता है, जो दूसरों की इज्जत करता है, बड़ों का एहतराम करता है, हाँ, नेक है, अपने आप को किसी डिसिप्लिन में रखता है, माँ बाप की इज्जत करता है, असातिज़ा की इज्जत करता है, किसी के साथ बेईमानी नहीं करता, किसी को तकलीफ नहीं देता, किसी की दिल आज़ारी नहीं करता। ये बातें हमने सब सुनी हुई है ना, कहीं हमने मजहबी बुनियादों पे मस्जिदों में सुनी है, कहीं तालीम के अंदर सुनी है, कहीं घर वालों से सुनी है। लेकिन इस पे अमल दरामद का निज़ाम कहाँ है? क्या वजह है कि ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं, जब हम अमल करने लगते हैं तो हम इसकी नफ़ी कर रहे होते हैं अपने एटीट्यूड से। उस पर कहीं गैप आ गया ना, यानी पढ़ना कुछ और है, करना कुछ और है। अखलाकियात हमारी ये है, करना हमने अखलाकियात के माइनस बातें हैं। असातिज़ा की रिस्पेक्ट करने के बारे में बात की गई है, लेकिन हमने करनी नहीं है, या असातिज़ा अपनी रिस्पेक्ट नहीं करवाते, ये भी एक बड़ा मसला है। वो भी ऐसे करख्त अंदाज से बात करते हैं बच्चों के साथ कि बच्चों को वो अच्छे नहीं लगते। तो दोनों तरफ से प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको अपने एटीट्यूड्स को बिल्ड करना है पॉजिटिव तरीके से आगे जाने के लिए। फिर जब आपको पता होगा कि आपका डेस्टिनेशन जो है वो ये है, यहाँ आपने पहुँचना है और यहाँ आप खड़े हुए हैं, यहाँ अभी इस वक्त हैं और जाना आपने यहाँ पर है। रास्ते में ये ब्रेक्स हैं या चैलेंजेस हैं, यहां तक पहुंचने के लिए रास्ते में रुकावटें हैं। इन रुकावटों को आपने दूर करना है ना। वो आपके एटीट्यूड भी हो सकते हैं, वो आपका इल्म भी हो सकता है, वो आपकी नॉलेज भी हो सकती है, वो आपका स्किल भी हो सकता है, वो आपका कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, वो आपका कम्युनिकेशन भी हो सकता है। बहुत सी स्किल्स हैं जो रुकावट पैदा कर रही हैं। अब अगर आपको यहां पता ही नहीं है कि आपके ये ग्रे एरिया क्या है, कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो यहां पे जाने के लिए रुकावट बन रहे हैं, ये बताएंगे आपके टीचर्स, ये बताएंगे आपके पेरेंट्स, ये बताएंगे आपके दोस्त, और ये बताएंगे आपकी अपनी ज़ात कि मुझे इसमें कमज़ोरी है। और जब आप इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर आप यहाँ पे जाके उसका प्लान करेंगे कि जी मुझे प्लान करना है, मैंने इन चीज़ों को अबूर करना है ताकि मैं इस डेस्टिनेशन पे पहुँच सकूँ। अब अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं है, ये वाली, तो आप हो सकता है यहाँ पहुँच जाएं, लेकिन जब पहुँचेंगे तो आपके हाथ खाली होंगे, आपके पास कुछ नहीं होगा। बस पहुंच गए हैं सफ़र करते हुए, लेकिन हाथ खाली हैं। हाथ भरे हुए उस वक्त होंगे जब आप इन तमाम इश्यूज़ को एड्रेस करके उस डेस्टिनेशन पे जाएंगे। तो ये क्लैरिटी ऑफ माइंड आना चाहिए ना हमारे दिमाग में कि हमने क्या करना है, हमने जाना किधर है, इसके चैलेंजेस क्या हैं, इसके एग्ज़ाम्स क्या हैं, इसका रास्ता क्या है, जिस रास्ते पे मुझे जाना है। तो वो अपने आप को आपको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, और जब वो आप इस्टेब्लिश करेंगे तो बात चलेगी ना। अब इसको इस्टेब्लिश करने के लिए आपको टीचर से दो तरफा ताल्लुक़ बनाना पड़ेगा, अपने मसलों को लेकर टीचर्स के पास जाना पड़ेगा, टीचर को बच्चों के मसलों को लेकर उसे अपने मसले समझ के उनको बयान करना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट्स में और टीचर में कोई रिश्ता होगा पॉजिटिव तो वो इन चीज़ों को एड्रेस करेंगे, अगर नहीं होगा तो वो नहीं एड्रेस करेंगे। इसी तरह से आपका और पेरेंट्स का रिश्ता वो है तो आप आगे बढ़ेंगे। आपका और आपस में जो कुलीग बैठे हुए हैं, दोस्त जो स्टूडेंट हैं आपस में, उनका कोई रिश्ता होगा तो वो एक दूसरे से सीख सकेंगे, क्योंकि बेसिक ऑब्जेक्टिव हमारा है लर्निंग, सीखना।
जहां से मर्जी मुझे इल्म मिल जाए, मुझे तो उसकी तलाश करनी है ना। आपसे मिल रहा है, इनसे मिल रहा है, इनसे मिल रहा है, इनसे मिल रहा है, उधर से मिल रहा है, इधर से मिल रहा है, कहीं ना कहीं से मुझे तो लेना है ना इल्म। मेरी जो प्यास है वो इसके साथ जुड़ी हुई है, लर्निंग के साथ या स्किल्स के साथ। ये महारत भी मुझे आनी चाहिए, कंप्यूटर मुझे चलाना आना चाहिए, लैपटॉप मुझे चलाना आना चाहिए, कैमरा मुझे चलाना आना चाहिए, फला चीज़ मुझे आनी चाहिए, राइटिंग मुझे आनी चाहिए। ये स्किल्स हैं। और स्किल्स आती हैं जब आप प्रैक्टिस करते हैं। कोई भी चीज आप जितना मर्जी सीख लें, अगर आपकी लाइफ में प्रैक्टिस नहीं है तो वो सिर्फ दिमाग के अंदर है। प्रैक्टिस जो है वो उसको परफेक्ट बनाती है ना। प्रैक्टिस जो है वो आपको परफेक्ट की तरफ लेके जाएगी, वो उसमें एफिशिएंसी पैदा करेगी, वो उसके अंदर क्वालिटी पैदा करेगी, वो उसके अंदर ब्यूटी पैदा करेगी। हर चीज़ की प्रैक्टिस। आप कपड़े सीना सीखते हैं ना, शुरू में कपड़ा इतना अच्छा नहीं सिलता आपसे, आहिस्ता 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 उसके अंदर नए नए डिज़ाइन डाल डाल के आप सीखते रहते हैं, बताते रहते हैं, तो आप एक अच्छा सूट सी लेते हैं, खाना पका लेते हैं, कोई खेल खेल लेते हैं। हर चीज़ आपकी प्रैक्टिस के साथ जुड़ी हुई है। और ज़रूरी नहीं कि जब आपने सीख लिया है तो कल से प्रैक्टिस भी ठीक हो जाएगी। प्रैक्टिस में टाइम लगता है, प्रैक्टिस थोड़ा सा टाइम लेती है। हम चाहते हैं कि पहली बॉल पे छिक्का लग जाए, हम चाहते हैं कि हम आज ही बड़े आदमी बन जाएं, हम चाहते हैं कि आज ही हमें 10 रुपए की बजाय 200 रुपये मिलना शुरू हो जाए। हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं। उसके जो प्रोसेस है प्रोसेस को फॉलो नहीं करना चाहते। अगर आप 5 साल के हैं तो अचानक आप 15 साल के नहीं हो जाएंगे, 10 साल लगेंगे। 15 के हैं तो 25 में जाने के लिए 10 साल लगेंगे। आज आप स्टूडेंट हैं तो कल आप कमाना शुरू करेंगे। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत चलेंगे तो आगे चलेंगे ना। जैसे एक बंदा बीमार हो जाता है, अगर उसने ठीक होना है तो उसको मेडिसिन का कोर्स करना पड़ेगा ना, एहतियात करनी पड़ेगी ना। वो क्या है? प्रोसेस। उस प्रोसेस में जाके आप अपने आप को सेहतियाब करेंगे। आपको रेस्ट करना पड़ेगा, आपको दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, आपको प्रेजी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, आपको फला चीज़ें देखनी पड़ेंगी, तब जाके आप वो चीज़ों को गेन कर सकेंगे। तो हम क्या करते हैं, प्रोसेस में जाए बगैर नतीजा देखना चाहते हैं अपने हक में, फौरी तौर पे रिजल्ट आ जाए, आज ही आ जाए। टॉस करूं तो ऐसे लॉटरी निकल आए, हाँ आज ही आया हूं, आज ही मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, अभी मैंने कुछ किया नहीं है, पहले से मुझे सब कुछ आना चाहिए। हम प्रोसेस में नहीं जाते। अब आप हैं जिस एज में इस वक्त, जो बच्चे इस वक्त बैठे हुए हैं, ये तो गोल्डन एज है ना। इस एज में जो आप अगले 5-7 साल इन्वेस्टमेंट करेंगे, सरमायाकारी करेंगे, उसी से आपने आगे जाना ना। अब सरमायाकारी पैसा थोड़ी होता है। सरमायाकारी है कि आपने इल्म को, इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को अपने अंदर लेके आना है, आपने अपनी स्किल को लेके आना है, आपने अपने एटीट्यूड्स को बिल्ड करना है, आपने अपने बिहेवियर को ठीक करना है, आपने अपनी सेहत को ठीक रखना है, आपने अपने दिमाग को ठीक रखना है ताकि साइकोलॉजिकली यू फिट इट। तो ये जो सारी चीज़ें करनी है, ये इन्वेस्टमेंट है ना। ये टीके थोड़ी हैं जो आपको लगाए जाएंगे तो कल से आप ऐसा करना शुरू कर देंगे। आपको एक प्रोसेस का हिस्सा बनना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। जैसे हम पैसे जोड़ते हैं ना, तो 6 महीने के बाद वो पैसे जो हैं वो इतने हो जाते हैं। एक प्रोसेस है ना। इसी तरह से अगर हम अपनी लाइफ के अंदर ये इन्वेस्टमेंट करें कि हमने करना क्या है, और उस करने के लिए जो हमारी ज़रूरत है उसको बुनियाद बना के जब हम आगे बढ़ेंगे, तो फिर आप देखिए कि आपकी लाइफ में थोड़ा सा फ़र्क आपको नज़र आएगा। वो जो एक आम तालिब इल्म है, उसके मुकाबले में आप ज़रा एक गैर मामूली तालिब इल्म होंगे। आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज होगा, आपके पास एक्स्ट्रा स्किल होगी, आपके पास एक्स्ट्रा एटीट्यूड होगा, आपके पास एक्स्ट्रा बिहेवियर होगा, आपके पास एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। कितनी चीज़ें होंगी जो एक नॉर्मल आदमी के मुकाबले में वो आपके पास होंगी। क्योंकि आपका जो लाइफस्टाइल है वो ट्रेडिशनल नहीं है, वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके खेलता है, क्रीज से बाहर निकल के खेलता है, वो नए नए अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढता है, वो नए नए अपना प्लान करता है चीज़ों को, ठीक है, नई नई प्रैक्टिसेस के अंदर जाके उसको स्किल को सीखने की कोशिश करता है।
एक ही अभी जैसे एक क्लास है, मिसाल के तौर पे लगा लें कि ये सारी क्लास मैट्रिक की है, मैं कहता हूं कि ये 10 स्किल्स हैं, हम लिख देते हैं टॉप 10 स्किल्स। आप में से कितने लोग हैं जिनको ये स्किल आती है? तो आप ही में से 10-12 बच्चे उठ जाएंगे ना कि ये हमें स्किल आती है, बाकी 50-60 तो नहीं उठेंगे ना, उनको नहीं आती होगी। क्लास एक ही है, हमने बतौर उस्ताद आपको पढ़ाया नहीं है ये, लेकिन आपने खुद से इनिशिएटिव लेके ये स्किल सीखी है क्योंकि आपको लगता है कि ये मुझे सीखना है। तो जो चीज़ आप खुद इनिशिएटिव लेके सीखते हैं उसकी तो वैल्यू बहुत ज़्यादा है। वो तो आप अपने शौक की वजह से करते हैं, आपको डिमांड का पता होता है कि ये अगर मैं नहीं सीखूंगा तो पीछे रह जाऊंगा, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें हम अपनी लाइफ में कैसे इसको बनाते हैं कि हम ये कहें कि जी हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने आप को बिहेव करना है, डिफरेंट नज़र आना है। जैसे हम किसी फंक्शन में ज़रा नॉर्मल कपड़ों के मुकाबले में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कपड़े पहनते हैं, चेहरा अपना घर के अंदर जैसे है उसके मुकाबले में जब बाहर जाते हैं किसी फंक्शन वगैरह में तो थोड़ा सा ज़रा हम अपना मेकअप करते हैं, लड़के भी करते हैं, लड़कियां भी करती हैं, सब करते हैं थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आने के लिए। तो इसी तरह आप अपने इल्म के साथ, अपने नॉलेज के साथ, अपने कंटेंट के साथ क्या डिफरेंट नज़र आ रहे हैं कि जो मैं कहूँ कि आप एक नॉर्मल नहीं है, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मर है, तो फिर वो अपने अंदर कैसे सलाहियत पैदा की जाएगी। अब आपको सवाल कीजिएगा। सवाल ये है कि ना, मैं एक टीचर हूँ, मुझ पर प्रेशर होता है पेरेंट्स का कि बच्चों के मार्क्स अच्छे आए, और लेकिन मैं एक चेंज मेकर बनना चाहता हूँ। मैं बच्चे को ट्रेंड से हटाकर बच्चे के अंदर कुछ डिफरेंट चीज़ें पैदा करना चाहता हूँ। सर मुझे इसका कोई रिवार्ड नहीं मिलता, उल्टा मैं इस बात पे अपने आप को डिफेंड करता हूँ कि हमने बच्चों को डिफरेंट चीज़ें भी सिखाई हैं, लेकिन वो कहते हैं रिजल्ट तो इतना अच्छा नहीं आया। तो इस माशरे में आपको पता है कि लोग जो है वो एक भेड़ चाल का शिकार है कि ये काम करना है, तो हम कैसे बच्चों को स्किल्स की तरफ लगाएं। बच्चे जो है वो पेरेंट्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वो पेरेंट्स को राज़ी करने में लगे। हम बच्चों को कैसे ट्रेंड से हटा सकते हैं, क्योंकि माशरे में पेरेंट्स को तो इतना नहीं नॉलेज, टीचर को पता है आने वाला वक्त कौन सा है। और कुछ आप स्किल्स, इंपॉर्टेंट स्किल्स के नाम बता दें जो बच्चों को आसान लफ्ज़ों में आज के दौर में अपने वसाइल के हिसाब से इर्द गिर्द के माहौल से वो सीख सकते हैं। अब देखिए ना जी, मैं बस अब देखिए एक बड़ा मसला ही है, अगर वालिदैन ने आपके पास बच्चा इसलिए भेजा है कि इसके नंबर सबसे अच्छे होने चाहिए, तो आपने कहा कि हमारी सारी तवज्जो ये होती है, प्रेशर ये होता है कि हम उनको नंबर अच्छे लेके दें, ठीक है ना। इसके अलावा हमने कुछ नहीं कराना, क्योंकि वही डिमांड स्कूल की भी है, वही डिमांड पेरेंट्स की भी है, वही डिमांड बच्चे की है। अच्छा, अब आपने उस एग्ज़ाम की तैयारी में मिसाल के तौर पे एक तरीक़ाकार है बच्चों को रट्टा कराना, आप रट्टे में लगा दें, उसका तरीका आता है, हम भी पढ़ते थे रट्टा सिस्टम। अब आपने बच्चे को ऐसे तरीके से सिखाना है कि वो खुद ही उसको अपने अंदर एडजस्टमेंट कर ले, उसको रट्टा लगाने की ज़रूरत ना हो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले आए। मैं देखिए, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ ना, मैं उनसे कहता हूँ मैं आपको पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊँगा, मैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो आपको सिखाऊंगा, बाकी काम आपने खुद प्रोड्यूस करना है। सर मेरा काम नहीं अलिफ बे पूरा का पूरा पढ़ाना, वो आपने खुद करना है। किताब आपके पास है, आप किताब पढ़ के आए, उसमें सवालात लेके आए मेरे पास, मैं आपको उन सवालात के जवाब दूंगा। मैं क्यों आपको किताब पढ़ाना शुरू कर दूँ? आप पढ़ के आए और सुबह सवाल लेके आए। हमारा जो टीचिंग मेथडोलॉजी है ना, उसमें आपका फॉल्ट नहीं है, वो एक सदी से काफ़ी चीज़ें रवायती अंदाज से चली आ रही हैं। आप मॉडिफाई करना चाहते हैं अपने इल्म के मुताबिक, तो आपकी मैनेजमेंट आपसे रुकावट बनेगी, आपके बच्चों के पेरेंट्स उसमें रुकावट बन जाएंगे कि जी ये क्यों पढ़ा रहे हो तुसी, ठीक है। एक तो ये चीज़ है, तो ये मुश्किल टास्क है, आसान काम नहीं है, लेकिन आपने उसके अंदर बैलेंस पैदा कर लें कि बच्चों की फोकस करेंगे उनकी वो नंबरिंग के ऊपर भी, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों को निकालेंगे। अब आपने मुझसे पूछा कि कौन सी ऐसी टॉप स्किल्स हैं जो इन बच्चों को आनी चाहिए। पहली टॉप स्किल मैंने आपको बताया है कि उनको डिजिटलाइजेशन आनी चाहिए, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, ऐप्स हैं, सर्च करनी आनी चाहिए। तो पहली डिजिटलाइजेशन जो आपकी टॉप स्किल है आज की दुनिया में, वो है डिजिटलाइजेशन। अगर वो नहीं है आपके पास तो आप पीछे रह जाएंगे। टेक्नोलॉजी अगर आपके पास नहीं है तो आप पीछे रह जाएंगे। और तेज़ी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, रोज़ाना की बुनियाद पर बदल रही है।
तो आप सबसे पहले अपने आप को अपडेट रखें कि मैंने कैसे अपने आप को डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके जाना है। नंबर 1 जो स्किल आपको चाहिए। नंबर 2, आपको कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, अच्छा बोलना आना चाहिए। लोगों को बोलते हुए देखें कि लोग अच्छा कैसे बोलते हैं और बोलने के क्या तरीक़ाकार हैं, कैसे अपनी पिच को ऊपर रखते हैं, कैसे अपनी पिच को लो लेके जाते हैं। ठीक है, अगर आप क्लास में खड़े होकर बच्चों को प्रेजेंट करने का मौका दें यहां पे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चों की प्रैक्टिस होती है बोलने की। हम वो मौका ही नहीं देते बाज़ औक़ात। तो और जब तक बच्चा, याद रखिए, फॉर्मल तरीके से नहीं बोलेगा ना, वो इनफॉर्मल तरीके से जितना मर्जी बोलता रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक दफ़ा उसको यहाँ खड़ा करना पड़ेगा, यहाँ से उसको बोलना पड़ेगा, तब जाके वो आगे बोलना चाहिए। तो पहले बोलना पड़ेगा, फिर उसको पॉलिश करके कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो सीखनी पड़ेगी। तो दूसरी टॉप स्किल क्या है? अच्छा बोलना। ठीक है। तीसरी स्किल है अच्छा चीज़ों को प्रेजेंट करना। जब मैं यहाँ पे आऊँगा ना तो आप मेरे ड्रेस को भी देखेंगे, आप मेरा चेहरा भी देखेंगे, आप मेरे कॉन्फिडेंस को भी देखेंगे, और आप मेरा जो मैं बोल रहा हूँ मतन, कंटेंट, नॉलेज, उसको भी देख रहे हैं। तो आप चीज़ों को कैसे प्रेजेंट करते हैं? आपने कहा ना कि ज़रा इतना आसान अंदाज में बता दें कि बच्चों को समझ आ सके। तो मुश्किल अंदाज नहीं इख्तियार करना, आसान अंदाज में, आसान तरीके से बच्चों की। मैं अब यहाँ पे एंटर हुआ ना तो मैंने पहले सवाल ये पूछा कि जी मुझे बताया जाए कि बच्चे किस क्लास के हैं। यहाँ अगर अभी मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट होते तो मेरा एक और एटीट्यूड होता, मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, इंटर के स्टूडेंट हैं तो एक और लेवल है। ऐसे बच्चे भी आ जाते हैं जो बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं होते, हम उनके साथ भी जब ये सेशन करते हैं तो हमारा स्टाइल ही कुछ और होता है। पंजाबी च बह के गल्लां करना शुरू कर देने हैं। वो 10 बोलिया तेरा 10 तू की करना है। उन्होंने कहा जी मैं तो मोटर मैकेनिक हाँ। अब वहाँ से फिर हम गुफ्तगू शुरू करते हैं। तो अपने तीसरी जो पहले मैंने बताया आपको डिजिटलाइजेशन, दूसरा मैंने बताया कम्युनिकेशन, तीसरा अपने आप को प्रेजेंट करना। ठीक है, हाँ, प्रेजेंट करना। चौथा अपना इमेज बिल्डिंग। आप पॉजिटिव हैं, ये परसेप्शन, ये राय आपके बारे में मेरे अंदर होनी चाहिए कि दीज आर द वेरी पॉजिटिव पीपल। ठीक है। तो पॉजिटिव क्या होता है? आप लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, आप लोगों को सुनते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों के साथ खड़ा होते हैं, किसी की तकलीफ का सहारा बनते हैं, किसी के दुख दर्द में जाते हैं। ठीक है ना, ये पॉजिटिव एटीट्यूड्स हैं। अपनी गलती को मान लेते हैं। ठीक है ना, तो अब किसी को दरगुजर कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं किसी की गलती पे। तो अपना चौथा जो है वो अपना इमेज बनाना है आपने, पॉजिटिव इमेज। हम कहते हैं माँ कहती साडा बच्चा सब तो ज़्यादा निकम्मा है, बहुत ही झगड़ालू है, हर वक्त लड़ता रहता, गालम गलोच करता रहता। इसका मतलब आपका इमेज आपके घर में भी ठीक नहीं है, तो बाहर कैसे ठीक होगा? स्कूल में कैसे ठीक होगा? कॉलेज में कैसे ठीक होगा? यूनिवर्सिटी में कैसे ठीक होगा? बाहर निकल के कैसे ठीक होगा? तो जैसे आप अपने कपड़ों के अंदर खूबसूरती पैदा करते हैं ना, इसी तरह अपने एटीट्यूड्स के अंदर, अपने लहजे में, अपने स्टाइल में, अपनी गुफ्तगू में, वो उसमें भी आप अपनी ब्यूटी पैदा करें। तो चौथा क्या है? इमेज बिल्डिंग, कि आपने अपना एक मुस्बत इमेज बिल्ड करना है ताकि मेरी ख्वाहिश पैदा हो कि मैं आपके साथ ताल्लुक़ जोड़ूँ, मेरी ख्वाहिश पैदा हो कि मैं आपसे दोस्ती करूँ, मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं आपके साथ बैठूँ, मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं आपके साथ चलूँ। क्योंकि अगर आपका इमेज अच्छा होगा तो मैं आपके साथ जुड़ूंगा ना, अदरवाइज तो मैं नहीं जुड़ूंगा। ये चौथा कॉन्टेक्स्ट है। पांचवा कॉन्टेक्स्ट ये है कि आपके निगोशिएट करना, बातचीत में, लेन देन में, मामलात को तय करना, निगोशिएट करना। मिसाल के तौर पे मैं टीचर हूं, आप में से 10 स्टूडेंट्स मेरे पास कुछ मांगने आए हैं, 7 को मैंने इनकार कर दिया है, 3 को मैं इनकार नहीं कर सका। वो क्या वजह होगी? उन्होंने मुझे कन्विंस किया होगा, उन्होंने मुझे कायल किया होगा, मेरा उनके बारे में पहले से पॉजिटिव इमेज होगा। हाँ, उन्होंने बात इस अंदाज से की होगी, मोहब्बत के साथ, आजीज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, खलूस के साथ। मैं कहूँगा यार इनके साथ तो करना चाहिए। आप अच्छे निगोशिएटर, जैसे हम बाज़ार में जाते हैं तो दुकानदार से कितने पैसे कम करवाते हैं और रास्ते में आते हुए बड़े खुश होते हैं कि देखा मैं किस तरह इन्होंने बेवकूफ़ बनाया है, 100 की चीज़ मैं 50 से लेके आया हूँ। तो इसका मतलब आप अपने आप को ये समझते हैं यू आर ए गुड निगोशिएटर। अब वो निगोशिएट आपको पेरेंट्स से भी करनी है, वो निगोशिएशन आपको टीचर से भी करनी है, वो निगोशिएट आपको घर से बाहर भी करनी है। पॉजिटिव। अगर आप अच्छे निगोशिएटर नहीं हैं
तो आप अपने लिए ज़्यादा चीज़ें गेन नहीं कर सकेंगे। हमने बहुत बड़े पढ़े लिखे टैलेंटेड लोगों को देखा है, बट उनकी निगोशिएशन स्किल ठीक नहीं होती, वो लूज़ कर जाते हैं। ये 5वीं स्किल है। 6ठी स्किल देखिए, आपको कॉन्फ्लिक्ट को डील करना आना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे हम उलझ जाते हैं सर, छोटी छोटी बातों पे दोस्तों के साथ लड़ पड़ते हैं, पेरेंट्स के साथ लड़ पड़ते हैं, बहन भाइयों के साथ लड़ पड़ते हैं, कुलीग्स के साथ लड़ पड़ते हैं, टीचरों के बारे में हमारी राय नेगेटिव हो जाती है। इसकी वजह क्या है? ये कोई इंडिया पाकिस्तान की जंग थोड़ी है, ये कोई पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग थोड़ी है। ये तो आपके मेरे दरमियान कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है ना। हम कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करते हैं, वो अपने अंदर स्किल लेके आए। हम कहते हैं बंदा तो ठीक है, डिग्री तो उसकी बहुत अच्छी है, नॉलेजेबल बहुत अच्छा है, लेकिन यार ये हर वक्त लड़ता रहता है, ये हर वक्त झगड़ता रहता है, वो गालम गलोच पे उतर आता है, ये मुस्बत नहीं है। वो आपके एक इमेज बन जाता है कि यू आर कॉन्फ्लिक्ट पर्सन। हाँ, वो किसी ने पूछा ना एक बंदे से, किसी का इंटरव्यू के लिए आई, तो उन्होंने कॉल किया पिछले इदारे को और कहा कि जी ये लड़की जो है आपके इदारे से जॉब छोड़ के आई है, हमें इसके बारे में ज़रा फीडबैक दें। उनका लड़की तो बहुत आउटस्टैंडिंग है, बड़ी सुपर है, नॉलेज उसके पास बहुत है, हर चीज़ बड़ी अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा इसका एटीट्यूडनल प्रॉब्लम है। तो साथ ही वो धर्म मीनार गिर गया। मैंने तो नहीं रखा उसको, मैं क्यों रखूँगा? क्योंकि एटीट्यूड ही तो सारी चीज़ होती है। आपके नॉलेज की तो बात में बातें हैं ना, पहले तो एटीट्यूड है। तो आप कॉन्फ्लिक्ट को कैसे डील करते हैं स्किल में? फिर सबसे एक और बड़ी स्किल ये है, आप कितने सुपर फिट हैं। अब ये कोई बात बताता नहीं है, विदाउट स्पोर्ट्स यू आर जीरो, विदाउट वॉक एक्सरसाइज यू आर जीरो। आप डल हो जाएंगे, आप मेंटली इल हो जाएंगे, आप फिजिकली इल हो जाएंगे, आप साइकोलॉजिकली इल हो जाएंगे। ये देखिए, इंसानी फितरत के अंदर स्पोर्ट्स है, इंसानी फितरत के अंदर इंटरटेनमेंट है। अपनी लाइफ में आपको ये स्किल पैदा करनी होगी कि जब मैं मुश्किल में आता हूं या बहुत उदास होता हूं या बहुत होता हूं, तो मैं कैसे अपने आप को ईजी करता हूं। मेरा इंटरटेनमेंट क्या है, मेरी तफरीह क्या है, मेरा स्पोर्ट्स क्या है, मेरी वॉक क्या है, एक्सरसाइज क्या है। ये स्किल है, ये आपको सीखनी पड़ेगी। दो ही लोग हैं ना, आपको परेशानी है, मुझे परेशानी है। आप बड़े शानदार तरीके से डील कर गए, मैं डील नहीं कर सका, इसलिए कि मेरे पास वो आर्ट नहीं है जो आर्ट आपके पास है। तो अपने आप को कैसे इन चीज़ों से लेके चलना है। फिर एक और स्किल है, अपनी राइटिंग को कैसे इंप्रूव करना है। ज़बानी बातें नहीं करनी, एक राइटर भी बनना है। अच्छा, मैं वो राइटिंग ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आपने अंग्रेजी में लिखना है। अगर आप उर्दू में लिखना चाहते हैं तो उर्दू में एक लाइन तो लिखे ना, पैरा तो लिख के दिखाएं मुझे। अब हमारे मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट्स एक सफ़ा नहीं लिख सकते उर्दू का सही तरीके से, दरख्वास्त नहीं लिख सकते सही तरीके से। जो आपने छुट्टी की दरख्वास्त देनी है ना, या कोई अपना मुद्दा बयान करना है, तो दरख्वास्त लिखनी है, आपके पास आ जाऊँगा, इनके पास चले जाऊँगा, उनके पास, सर दर्द पता है मैंने लिखना क्या है इसके अंदर। हम राइटिंग ही नहीं करते क्योंकि हम आउटस्पोकन हैं, बोलते बहुत हैं, लिखते कम हैं। तो राइटिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, चाहे जिस लैंग्वेज में भी लिख रहे हैं आप, लेकिन आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए। उर्दू में है तो फिर उर्दू को सीखें, अंग्रेज़ी में है तो फिर अंग्रेज़ी को सीखें, पंजाबी में बात कर रहे हैं तो पंजाबी में सही तरीके से लबो लहजे में लेके आए। आपको लिखना पड़ेगा। और मैंने आपको कहा ना, प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं होगा। जितना लिखेंगे उतना लिखने में ब्यूटी आएगी, जितना बोलेंगे उतनी आपकी ब्यूटी आएगी, जितना आप प्रेजेंट करेंगे चीज़ों का, आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अच्छा, फिर एक और स्किल है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना, अपने अंदर पूरे तमाम तरीके से बिहेव करना, हालात का मुकाबला करने की सलाहियत। वो आती है जब तक आपको एक्सपोजर नहीं मिलेगा, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। मैं आपको जितना मर्जी पढ़ाता रहूं और जितने मर्जी लेक्चर देता रहूं कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पैदा करनी है, आपने सीख ली है, लेकिन सर विदाउट प्रैक्टिस मुमकिन नहीं है। लेकिन अब मैं यहाँ पे बोलने के लिए आया हूँ, तो मुझे माइक की ज़रूरत नहीं है, मेरा अंदर माइक लगा हुआ है, ठीक है। मुझे सहारे की ज़रूरत नहीं है इसकी, मैं वैसे ही खड़े होकर आपसे बात कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब मेरा ये जो कॉन्फिडेंस है, ये किससे आया? प्रैक्टिस। पहली दफ़ा जब मैंने बोलना शुरू किया था तो मुझे दो चीज़ें चाहिए थी स्टेज पे। क्या आपके ख्याल में क्या चीज़ें चाहिए? और पहली चीज़ मुझे चाहिए डाइस। ये क्यों? कैसे?
सपोर्ट मिला हुआ है। शाबाश। देखिए अब मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, अब मैं आपके सामने खड़े होकर बात कर रहा हूँ, आपको मेरे पैर तो नज़र नहीं आ रहे ना? जब मैं पहली दफ़ा बोलूँगा तो मेरे नीचे से पैर काँप रहे होंगे, पूरा जिस्म हिल जाता है ना, हम सबको पता है। तो नीचे से ज़रा हमें प्रॉब्लम आ रहा होता है, तो ये जो है ना, ये हमें छुपा लेती है, ये यहाँ तक लेके आती है ना, निचला हिस्सा छुपा हुआ है। तो मेरी जो नीचे की जो टेंशन है ना सारी की सारी, वो इसने छुपा ली है। एक वक्त आएगा कि मुझे इसकी अब ज़रूरत नहीं होगी, आहिस्ता 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 मैं यहाँ से बाहर निकल आऊँगा। दूसरा, मुझे माइक चाहिए। मेरी हो सकता है वॉइस बहुत लो हो, तो एक वक्त आएगा आप इतने कॉन्फिडेंट तरीके से बोलना शुरू कर देंगे, इस माइक की भी जरूरत नहीं, अंदर का माइक चल पड़ेगा, लेकिन शुरू में माइक चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीजें, बाकी नॉलेज तो बात का बेटा, कॉन्फिडेंस बात का, बाकी सारी बातें बात की हैं। पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव मसला आ गया ना, इस मसले को खत्म किए बगैर कैसे आप अपने प्रोसेस को जाके अडॉप्ट करेंगे, तो वो उसको लेके आना है। तो अब आप देखिए, ये 5-10 स्किल्स मैंने आपको बताई हैं, ये कोई मुश्किल स्किल्स नहीं बताई मैंने आपको। मैंने आपको बता दिया किताब पढ़नी है, और मैंने आपको कहा अब आपने किताब पढ़नी है ऑनलाइन, सुननी है, ऑडियोज में सुननी है। आप तजर्बा करके देखें जरा, आपको बड़ा मजा आएगा। 15 मिनट में, 20 मिनट में पूरी किताब की समरी सिर्फ वो लगा के उसमें टूटी लगा लें कान में, और उसके बाद सुनना शुरू कर दें। ठीक है ना? आप देखिए, आपको समझ आ जाएगी। आपका दिल करेगा आज दूसरी किताब भी, तीसरी किताब भी। आज मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बताता हूँ। छोटे बच्चे जो है ना आजकल, बिल्कुल 2 साल 3 साल के जो छोटे छोटे बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं, वो आजकल आपसे मांगते हैं वो छोटे ऐप्स जो होते हैं, हाँ, और वो कहते हैं जी वो लगा दें यूट्यूब। वो छोटी छोटी नज़में निकालते हैं। मेरी भतीजी जो है ना, वो सारा वक्त जब मेरे बस बिस्तर पे आती है रात को, तो वो लेके मेरा, वो उसके अंदर वो सुनती रहती है नज़में। ठीक है, और इतनी नज़में वो सुनाती है मुझे जिसकी कोई इंतहा नहीं। ज़बानी वो कहाँ से उसने याद कर ली? वो उसने यूट्यूब से सिखाई ना। तो यूट्यूब का इस्तेमाल तो पॉजिटिव भी तो हो सकता है ना। अच्छा, वो खेल कूद में बताते हैं कि दांत कैसे साफ करने हैं, ब्रश कैसे रखना है, खेल कूद में बता रहे हैं। हाइजेनिक इश्यूज से बता रहे हैं आपको। अब मैं उसको लेक्चर दूंगा ना हाइजेनिक इश्यूज का, कि बेटा देखो हाथ साफ करना है, साबुन से धोना है, फला करना है, ये करना है। पागल हो गया सारा चाचा ताया, सालों समझा रहे हैं। अब जब उसको खेल कूद में दिखा रहे हैं, तो वो खेल कूद में, अब ये जितने ग्रामर स्कूल्स हैं ना, इंग्लिश प्राइवेट स्कूल जो बड़े स्कूल हैं, इनके जो छोटी नर्सरियाँ हैं ना, सारी की सारी म्यूज़िक के ज़रिए चल रही हैं। सारी की सारी म्यूज़िक के ज़रिए से ढोल ढमक्का मार के ना जी उसको बच्चे को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे सीखते हैं। हमारे एज में तो ये चीज़ें नहीं थी। अब क्या आज के बच्चे लकी हैं कि उनको एक नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए सिखाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हो सकती है ना, कोई मुश्किल काम है। मेरी छोटी भतीजी जो है अभी 9th-10th में पढ़ती है, वो ऐसे ऐसे इटालियन फूड, पता नहीं कौन कौन से फूड्स बना के खिलाती है। और करती क्या है, यूट्यूब खोल लेती है और यूट्यूब के ऊपर लगा के ऑन लगा के वो कहते हैं इसमें ये डालो, फिर 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 ये डालो, और वो डिश तैयार, इटालियन फूड तैयार हो गया। उसको पता नहीं कितने साल लग जाने थे, सदियाँ, जो हमारे बुजुर्ग नहीं सीख सके इटालियन फूड। तो अब वो नॉलेज के ऊपर कैद नहीं है, सीखने पे कैद नहीं है, सिर्फ सीखने के जदीद तरीके आपको आने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जदीद तरीका क्या है। अब आप उर्दू में बोले, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन आ जाती है, जा करके देखें। आप जाएं उसमें ऐप में और उसमें 2 लाइनें उर्दू की बोलें और साथ ही बटन दबाएं, वो अंग्रेजी में आपको लिख के दे देगा। मसले ख़त्म कर दिया उन्होंने अंग्रेजी ज़बान का। सर कोई मुश्किल काम ही नहीं छोड़ा उन्होंने। तो अब तो टेक्नोलॉजी, मैंने कहा, इतनी तेज़ी से आ रही है कि हम स्लो हैं, हमें नहीं पता सारी चीज़ों के बारे में। अब सारी ज़िंदगी, ये जो लाइफ है, ये इसके ऊपर आ गई है सारी की सारी। यहीं से मुझे ऑनलाइन जाना है, यहीं से मुझे चीज़ें भेजनी है, यहीं से मुझे सीखनी है, यहीं से मुझे। अभी देखिए ना, आप मुझे कहें कि आपने कम्युनिकेशन के ऊपर एक प्रेजेंटेशन देनी है, मैं अभी यहीं से बैठे बैठे आपको 10 स्लाइड्स बना देता हूँ। मैं सबसे पहले लिखूंगा मीन ऑफ कम्युनिकेशन, वो 4-5 डेफिनेशन मुझे दे देगा कि जी कम्युनिकेशन की ये डेफिनेशन है। मैं कहूँगा प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, वो निकाल देगा। मैं कहूँगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो निकाल देगा। मैं कहूँगा जी मेथडोलॉजीज ऑफ द कम्युनिकेशन, वो निकाल देगा। अब आप उसको कंपोज करें, निकालें और अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर लें। क्या मुश्किल काम, क्या छोड़ा? कोई किताब नहीं पढ़ी आपने,
सिर्फ इसको इस्तेमाल किया, वो आपको पहले से तैयारशुदा प्रेजेंटेशन भी दे देगा और नई भी बना देगा। तो मैं कहना ये चाहता हूँ लास्ट में कंक्लूड करते वक्त, ये बेटा दुनिया आपकी है। जो लोग दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं ना, तलाश करते हैं दुनिया में से चीज़ें, वो कामयाब हो जाते हैं। जो इस बुनियाद के ऊपर बैठे हुए अल्लाह देगा, माँ बाप देंगे, टीचर देंगे, फला देगा, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे नहीं पता। अल्लाह भी उसको देता है जो साथ मेहनत करता है, जो स्ट्रगल करता है। ऐसे थोड़ी कि मैं यहाँ से बैठ के दुआ मांगता रहूँ, किताब कोई पढ़ूँ ना, सुबह कहूँगी इम्तिहान में पास हो जाऊँ। कैसे पास हो जाऊँगा? वो अल्लाह मियाँ ने ऊपर से आके पेपर देना आपका। वो ये देखेगा बच्चे ने मेहनत की है, स्ट्रगल किया है, जद्दोजहद की है, लगन किया है, शौक किया है, अब मुझे उसको इनाम भी देना है। तो ये लाइफ आपके हाथ में है, आपने उसको वर्कआउट करना है। अपना डेस्टिनेशन पहले वाजे करें कि आपने जाना कहाँ पर है, फिर उसके मुताबिक अपना रूट प्लान बनाएं और उस रूट प्लान के तहत आप अपनी चीज़ों को करने की कोशिश करें, तो आप कामयाब हो जाएंगे। ये कोई मुश्किल का बात नहीं है। आज आप चीज़ों को प्लान करें, अगले साल आप जब अपना तजिया करेंगे तो 5-6 नई चीज़ें आपने सीख ली होंगी। फिर अगले साल को प्लान करें, फिर 5-6 चीज़ें सीख ली होंगी। तो ज़िंदगी में 10-12 चीज़ें अगर आपको आ जाएँ तो आपकी ज़िंदगी बन जाती है, उसमें कोई मुश्किल साइंस नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। कुछ सवाल अगर आपके जहन में है तो बेटा मैं करने के लिए तैयार हूँ। जी कोई सवाल है? जी जी बताइए। बच्चे इस एज में तो नहीं समझ पाते स्किल्स को, लेकिन मैट्रिक के बाद जब ये कैरियर को चुनते हैं तो उस वक्त भी कंफ्यूजन थोड़ी होती है, उसमें भी आप देखिए, बात यह है कि एक्चुअली जो कैरियर काउंसलिंग है ना, ये सब्जेक्ट है मैट्रिक का। हम करवाते हैं मास्टर्स लेवल को, ग्रेजुएशन लेवल के बच्चों को कहते हैं आओ जी कैरियर काउंसलिंग का प्लान करें। वो तो अपनी एजुकेशन कर चुका है। जो लाइफ स्टाइल है ये आप समझिए कि 8 क्लास 8वीं क्लास ऐसी है जहां आपको कैरियर काउंसलर को प्लान करना है। क्योंकि अगर मैंने प्लान किया है तो मुझे फिर उसके लिए साइंस के मज़ामीन लेने होंगे 9th में, और अगर मैंने ये प्लान किया तो मुझे आर्ट्स के मज़ामीन लेने पड़ेंगे ना, यहीं से वो ट्रैक शुरू होता है ना। तो मेरे नज़दीक जो स्टूडेंट लाइफ का जो सबसे बेस्ट पार्ट है ना, वो क्लास 5 to क्लास 8 है, 5वीं से लेके 8वीं क्लास तक। जितनी इन्वेस्टमेंट इन 3 क्लासों के अंदर होती है, उसकी बेसिस पे आप कैरियर को दुरुस्त तरीके से प्लान कर सकते हैं। जहां आप एमए के स्टूडेंट्स को कहें आओ जी कैरियर प्लान करें, तो कैरियर तो रह गया पीछे, अब क्या प्लान करना है। अब ये बता दें कि जो डिग्री मैं ले रहा हूं मैथ कम्युनिकेशन की, इसमें मुझे क्या करना है, फिर वो एक और प्लान है। उसको कैरियर प्लान है ऑन योर डिग्री। जो डिग्री आपके पास है ना, मुझे उसका कैरियर प्लान बना के दें। आपकी लाइफ कैरियर प्लान कोई चीज़ नहीं है, वो तो छोड़ा है आप पीछे। वो 5 to 8 का ही है। अगर आप सही तरीके से बच्चों को स्कूलिंग में एजुकेट कर सकें और बच्चे का एप्टीट्यूड जो है या बच्चे के सामने अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो वहाँ पर हों, तो बच्चा वहाँ से चूज़ कर सके कि उसने कहाँ जाना है, क्या उसका इंटरेस्ट है। उसमें पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन भी है, उसमें टीचर का कंट्रीब्यूशन भी है, उसमें बच्चे का अपना कंट्रीब्यूशन भी है। इन 3 चीज़ों को मिलाने के बाद जाके चीज़ें रिजॉल्व होती हैं। वरना वही जो मैंने आपको बताया कि पेरेंट्स कहते हैं जी बस ये बना दो, तो वो बन जाता है। टीचर कहता है जी ये बनाना है, तो फिर वो बन जाता है। स्टूडेंट कहता है मैंने ये बनना है, तो शायद वो उस पर चल पड़ता है। हमारे यहाँ प्लानिंग का जो पार्ट है वो बहुत मिसिंग है अनफॉर्चुनेटली। और ये जो आपने कहा है कैरियर के कॉन्टेक्स्ट में, इसका तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। जी सर एक ये है कि ना, जैसे बच्चे जो है वो ये माशरे में चलता है ना कि साइंस पढ़ेंगे तो ही कामयाब होंगे, और साइंस में जाके वो फेल भी होते हैं और बिल्कुल मीडियम या लो स्टूडेंट हो जाते हैं, इंटरेस्ट अपना नहीं देखते हैं। असल में वो प्रेशर्स होते हैं। माशरे में बहुत ज़्यादा बच्चे गलत फैसला करते हैं कि भाई मेरे अच्छे मार्क्स हैं तो मुझे डॉक्टर ही बनना चाहिए, और वो आगे जाके बिहेवियर का इशू होता है और वो माशरे के लिए एक अच्छा डॉक्टर साबित नहीं होता। देखिए ना, मैंने इसलिए कहा था कि जो 5 to 8 क्लासेस है ना, अगर इसमें प्लान किया जाए तो मुझे पता चल जाता है एज स्टूडेंट ही 5वीं से 8वीं क्लास का तालिब इल्म होने के नाते कि मेरा एप्टीट्यूड साइंस का नहीं है, तो मैं नहीं जाऊँगा। मतलब मैं अपने बारे में बता सकता हूँ, मेरा एप्टीट्यूड नहीं था साइंस का। तो मैं शुरू से क्लियर था, जब मैं पढ़ रहा था, स्कूलिंग कर रहा था, आगे बढ़ रहा था, कि मुझे तो आर्ट्स में जाना है। बट माई पेरेंट्स डिडंट डिक्टेट मी, उन्होंने मुझे कोई डिक्टेट नहीं किया था। अगर वो कर देते तो शायद मुझे साइंस लेनी पड़ जाती, ठीक है ना। वो उन्होंने भी रियलाइज़ किया कि इस बच्चे का कोई एप्टीट्यूड टेस्ट में ना, इसका एटीट्यूड नहीं है साइंस का, ये नहीं पढ़ सकेगा। तो उन्होंने भी रियलाइज़ किया कि इसको आर्ट्स में जाना चाहिए। तो ये मैचिंग है बेसिकली टीचर्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स के दरमियान। अगर कोई बन जाए तो आप सही सब्जेक्ट का इंतखाब करते हैं। वरना हम पता है पेरेंट्स का प्रॉब्लम क्या है, पेरेंट्स देखते हैं ट्रेंड क्या है। वो ट्रेंड ये है कि साइंस पढ़ानी है,
ट्रेंड ये है कि बच्चों को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, ICOM कराना है, कॉमर्स में लेके जाना है, कंप्यूटर साइंस में भेजना है। वो जब बच्चा कंप्यूटर साइंस करके आता है तो उस वक्त तक मार्केट तब्दील हो चुकी होती है, वो कोई नया इल्म आ जाता है। तो हम दूर अंदेश नहीं होते कि भी फ्यूचर में कैसे चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, तो वो बिल्ड करने की ज़रूरत है, और लेकिन वो आ जाता है। एक आखिरी बात, मुझे एक और भी चीज़ समझ आती है, हमें अपने अंदर ना मल्टीपल स्किल्स पैदा करनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया आजकल डिपार्टमेंटल स्टोर की है जहाँ हर चीज़ मिल जाती है। तो आपके पास 3-4 ऑप्शंस होने चाहिए अपने कैरियर पाथ में। आप अच्छे कम्युनिकेटर हैं, अच्छे राइटर हैं, अच्छे निगोशिएटर हैं, अच्छे आप फाइनेंस को डील करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को डील करते हैं, पढ़ाते बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो वो आपकी एफिशिएंसी होनी चाहिए। मसलन मैं आपको बताऊं, मैं अब यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, 10 टीचर्स को लगा लें आप, जो मेरे डिपार्टमेंट में जहाँ मैं पढ़ाता हूँ 15 टीचर्स हैं वहाँ पे परमानेंट, 10 वहाँ पे विजिटिंग फैकल्टी हैं जिसमें वन ऑफ माई। आप स्टूडेंट से फीडबैक लें टीचरों का, वो आपको बता देंगे। बड़े आजकल बच्चे इतने शार्प हैं, वो कोई लिहाज नहीं करते। वो कहते नहीं, टीचर पागल है, अपने आप ने गल्लां करता रहता जी, सानू समझ ही नहीं आती। मुझे ये टीचर जो है ये बड़ी बनती है अपने आप को, इसके नखरे पड़े हैं सर। लोग आपको बता रहे होते हैं, फीडबैक दे रहे होते हैं। ये जो मैनेजमेंट होती है वो इसी फीडबैक की बेसिस पे टीचरों को रिव्यू करती है ना, रख लेती है, निकाल देती है, क्योंकि नहीं बच्चों की शिकायत ज़्यादा आ रही है। तो अब ज़रा पूछें, एक अच्छा टीचर कौन सा होता है? उसकी टोटल 5 स्किल्स है सर, टोटल 5 स्किल। नंबर 1, अपने नॉलेज में, अपने इल्म में उसकी परफेक्शन होनी चाहिए। जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है उसमें आसान अंदाज में, जैसे आपने कहा, परफेक्शन होनी चाहिए। नंबर 2, उसका फ्रेंडली एटीट्यूड होना चाहिए। बच्चे फ्रेंडली एटीट्यूड से बहुत मुतासिर होते हैं। ठीक है, आप अच्छे टीचर ना भी हो, आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, तब आप बहुत अच्छे टीचर हैं। आप बहुत अच्छे टीचर हैं, पढ़ाना आपको बहुत अच्छा आता है, एटीट्यूड ठीक नहीं है, आप बड़े बुरे टीचर हैं। तो आपका एटीट्यूड ठीक होना चाहिए। तीसरा, टीचर आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज़ों को देखता है, वो बुकिश नहीं होता, वो सिर्फ किताबों पर फोकस नहीं करता, बाहर का जो इल्म हो रहा था उसको भी साथ जोड़ने की कोशिश करता है। तीसरा। चौथा, सवाल करने की इजाज़त देता है और सवाल पे आपको अप्रिशिएट करता है। जो टीचर सवाल करने की इजाज़त नहीं देता, अप्रिशिएट नहीं करता, भैया तेनू की पता सारा सवाल दा बार मारी जाना है, बह जा रहा हूँ, अब वो दोबारा सवाल ही नहीं करेगा। तो देखें ना बच्चे कितने हंसे हैं, इसलिए कि उनको पता है सवाल करने के बारे में कि जब सवाल गलत हो गया तो और मार पड़नी है। तो वो सवालात को उठाता है टीचर, माहौल बनाता है कि लोग सवाल करें, और गलत सवाल के ऊपर भी ना ये नहीं कहता कि ये गलत है। मैं आपको मिसाल के बताता हूँ। मैं टीचर हूँ, आपने मुझसे एक सवाल किया है, अब मैं कहूँगा आपका सवाल गलत है, तो मैंने आपको डाउन कर दिया। मैं कहूँगा गुड, शाबाश, बहुत अच्छी बात है, आइए इस सवाल को हम इस तरह से देखते हैं। अब मैंने उसको सही बताना है, लेकिन मैंने आपको गलत नहीं कहा। अगर मैं आपको गलत कहता तो आपका फौरी तौर पे स्विच यहाँ से ऑफ हो जाता। तो ये एटीट्यूड स्किल्स के अंदर आता है कि टीचर जो है वो अप्रिशिएट करता है, पजीराई करता है, स्टूडेंट के साथ खड़ा होता है, उसको सपोर्ट करता है। हमारे यहाँ रवैया ये है कि जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनको हम आगे बैठा देते हैं, जो माठे होते हैं उनको पीछे बैठा देते हैं। वो जो माठे हैं वो माठे ही रहते हैं फिर। और हालांकि टीचर का काम ये है कि जो कमज़ोर तालिब इल्म है उस पर ज़्यादा तवज्जो दे। वो लाइक पे ज़्यादा तवज्जो दे रहा होता है, कमज़ोर पे कम तवज्जो देता है, ठीक है। और उसका अपना उसकी अपनी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अगर उसको खुद डिजिटलाइजेशन का नहीं पता, वो बच्चों को क्या ट्रांसलेट करेगा? उसको बाहर की दुनिया का नहीं पता होगा, उसको अंदर कुछ नहीं समझ आएगी। तो ये टीचर्स की भी स्किल्स है ना, कि टीचर भी अपने आप को परफेक्ट बनाए ताकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। ठीक है जी, थैंक जी। एक सवाल सर, मैंने आपको नेशनल टीवी चैनल पर माशाल्लाह बोलते हुए देखा है, डिबेट करते हुए देखा है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बोलते हैं। सर, मेरा भी ताल्लुक़ जो है वो जर्नलिज्म से, मैं भी जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह आपका एक नाम है जर्नलिज्म में। सर, मेरा ये सवाल ये है कि अगर हम इसमें आना चाहते हैं, मीडिया में आना चाहते हैं, जैसे हमारे पास एक सोशल मीडिया का भी मीडियम है। जी जी बिल्कुल ठीक। इसका हम कैसे सही यूज़ करें कि हम डिस्ट्रैक्ट भी ना हो और इसमें भी हम कुछ बन सकें? जैसे आजकल जो है वो बहुत सारे लोग जो इसमें अर्निंग का भी जो है उसमें बहुत कमा रहे हैं। ठीक है, बैठ जाए। किस तरह जो है पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट लाइफ के साथ साथ? देखिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आप में से जो टीचर्स हैं मैं उनको बताता हूँ। अगर आपको ये पता हो कि एक टीचर की 5 बेस्ट क्वालिटीज़ क्या हैं, फॉर एग्जांपल 5 बेस्ट क्वालिटीज़ क्या हैं,
अब आपने उन क्वालिटीज़ को देखा है और उनको परखा है। अब आपसे मैं कहता हूँ इस 5 बेस्ट क्वालिटीज़ को 7 मिनट में आपने बोलना है, 7 मिनट्स में, बस टाइम आपके पास 7 मिनट है। मैंने यहाँ पे पीछे आपके घड़ियाल लगा दिया है मिनट्स का और वो आपको बता रहा है मिनट्स क्या हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर बैठे मेरी जगह पे, अब आप कहते हैं जी टीचर्स की बेस्ट, जी मैं ख़त्म कर रहा हूँ, टीचर की बेस्ट क्वालिटीज़ ये हैं। 5 मिनट की आपकी वीडियो बन गई सर, वो आपने अपलोड कर दी। हो सकता है मैं उसको सुन लूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, जब अच्छा लगेगा तो मैं उसको फर्दर शेयर करूँगा। आप अपने दोस्तों में करेंगे, फैमिली में करेंगे, तो करेंगे और वहाँ से शेयरिंग हो जाएगी। अब 5 मिनट की वीडियो चाहिए आपकी किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करने के बाद। भूल जाएं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, भूल जाएं प्रिंट मीडिया, आप अपना 200 अल्फाज 300 अल्फाज का एक टॉपिक एक लिखें कोई चीज़ और अपना ब्लॉगर बना दें सोशल मीडिया पे। कोई अखबार में भेजने की ज़रूरत नहीं है, उसी में ब्लॉगर्स हज़ारों में लाखों में जाते हैं, फिर वो आपकी अर्निंग का सोर्स भी बनता है। सोशल मीडिया को अगर हम नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे प्रोपेगेंडा के तौर पे, किसी की किरदार कुशी के बारे में, हो सकता है वक्ती तौर पे फ़ायदा हो लेकिन आगे जाके नुकसान होगा। तो अब मैं ये कहता हूँ कि जो अच्छा बोलना, जब आप 10-12 वीडियो करेंगे ना तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बन जाएगा, आपको अपनी गलती का पता चलेगा। मैं आपसे कहूँगा देखो यार बात तो आपने बड़ी अच्छी की लेकिन इसमें 2 एरर हैं, इसको भी दुरुस्त करें। तो ये अपने आप को आज की डिजिटलाइजेशन जब मैंने कहा था तो अपने आप को प्रेजेंटर के तौर पर पेश करें और नई नई चीज़ें लाएं। 5-5, 7-7 मिनट की लोग स्पोर्ट्स के ऊपर लेके आ रहे हैं, खाने पकाने में लेके आ रहे हैं, पेट कम करने के तरीके बताते हैं, कोई कुछ कर रहा है, अपनी अपनी वीडियोस बना के शेयर कर रहे हैं। तो आपके पास भी मार्केट पूरी अवेलेबल है। आप चाहें तो फॉर्मल मीडिया को ज़रा भूल जाएं थोड़े अरसे के लिए, क्योंकि फॉर्मल मीडिया में वो जान नहीं है जो सोशल मीडिया में, हमें भी वहीं पर जाना पड़ रहा है बार बार। तो उसको बुनियाद बना के अगर आप कुछ चीज़ें सीखें तो आगे जा सकते हैं। मैं हाजिर हूँ, जब आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो उसमें कोई गाइडेंस चाहिए हो तो इस तरह के लोगों को तो मैं गाइड करने के लिए भी तैयार हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप